नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के परिणाम के विषय में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर से पहले ऑलरेडी हम 4 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम भली भांति लोकतंत्र को समझ चुके हैं, है ना। लोक अर्थात क्या होता है? लोक अर्थात होता है आपका जनता। लोक अर्थात जनता और तंत्र अर्थात शासन। तो किसका शासन? जनता का शासन। अच्छा, जनता के शासन जिन देशों में है, हालांकि हमारे भारत में भी कौन सा शासन है? लोकतांत्रिक शासन है, अर्थात जनता का ही शासन है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। तो इसके परिणाम क्या हुए हैं? ठीक है, इसके परिणाम नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जैसा भी परिणाम है उन परिणामों को अर्थात रिजल्ट को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आपकी भाषा में समझे तो रिजल्ट, परिणाम जो आप सुनते हैं एग्जाम के बाद, तो भाई लोकतंत्र के स्थापना के बाद कौन से परिणाम हमें देखने को मिले हैं, हम इसको समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के विषय में परिचय देते हुए कहता है कि आप इसमें देखिए, परिचय में क्या होता है कि जैसे इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे, है ना, उसका एक आपको आइडिया लग जाए। जब आपको एक आइडिया लग जाएगा तो आप जो है पहले से ही आप पता है आपको कि क्या बताया जाएगा, क्या होने वाला है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे, है ना। कहता है अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा की आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी पड़ाव अर्थात आखिरी चैप्टर पर है ना, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। कौन से सवाल पूछने का समय आ गया है? जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, बिल्कुल। दूसरा, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। अमूमन अर्थात अक्सर, है ना, अमूमन अर्थात अक्सर हम किन परिणामों की उम्मीद करते हैं लोकतंत्र से। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। जो वास्तविक जीवन कहने का मतलब हुआ कि जिसमें हम जी रहे हैं, ये क्या है? वास्तविक जीवन। फिल्म लाइफ नहीं, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ, सॉरी, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ, वास्तविक जीवन। तो इस जीवन में क्या जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है हमारे देश में, क्या यह हमारी उम्मीदों को, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करता है? यह समझेंगे। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, है ना। लोकतंत्र का जो परिणाम है उसका हम मूल्यांकन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे आकलन करना चाहिए, हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद, मतलब कुछ बातों को साफ साफ समझ लेने के बाद, हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है, अर्थात विभिन्न मामलों में हम लोकतंत्र से किस प्रकार के परिणाम चाहते हैं और वास्तविकता में धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। मतलब हम जो उम्मीद करते हैं क्या वो हर चीजें पूरी हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार जो लोकतंत्र से हम जो चीजें चाहते हैं क्या वो सभी चीजें मिल जाती होंगी? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि सभी चीजें तो नहीं मिल पाती है ना। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन कौन कौन से पहलू, मतलब कौन कौन से कारक। पहला, शासन के स्वरूप, अर्थात लोकतंत्र में शासन का कैसा रूप होता है, कैसा स्वरूप होता है, किस प्रकार शासन चलाया जाता है। दूसरा, आर्थिक कल्याण, अर्थात लोकतंत्र में क्या लोगों के आर्थिक कल्याण हो पाते हैं, क्या जनता का आर्थिक कल्याण हो पाता है, क्या देश का आर्थिक कल्याण हो पाता है। आर्थिक अर्थात धन के मामले में, आर्थिक शब्द बना है अर्थ से, अर्थ अर्थात धन। तो क्या धन के मामले में कल्याण अर्थात लाभ हो पाता है, क्या देश आगे निकल पाता है, आर्थिक रूप से तरक्की कर पाता है। तीसरा, कि लोकतंत्र में क्या समानता, लोकतंत्र में क्या समानता स्थापित हो पाई है या हो पाती है। चौथा, सामाजिक अंतर जो है, जो सामाजिक अंतर है समाज में, क्या उसमें कमी आई है। और जो टकराव की नौबत आ जाती है समाज में ही, टकराव कहाँ होता है? समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लोगों में टकराव की नौबत आ जाती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या लोकतंत्र ने टकराव को दूर करने के प्रयास में सफलता पाई है। आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर भी हम क्या करेंगे? गौर करेंगे, है ना, कि हमें लोकतंत्र में क्या सचमुच जो आज जिस आजादी की हम कल्पना करते हैं, क्या वो आजादी हमें मिल पाई है, क्या हमारे स्वाभिमान की रक्षा कर पाया है, क्या हमारे मान सम्मान की रक्षा हो पाई है लोकतंत्र में। इन्हीं पहलुओं को हम भांति भांति से समझने का प्रयास करेंगे इस अध्याय में।
इस तलाश अर्थात इस खोज में हमें सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, अर्थात इन सभी खोजों में हमें सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, लेकिन लेकिन तो लग गया, इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो जो परिणाम हमको मिलेंगे वो सकारात्मक जरूर होंगे, लेकिन उन परिणामों के साथ कई सवाल भी होंगे, कई क्वेश्चन, कई प्रश्न उठेंगे कि क्या सचमुच ये वही है। दूसरा, शंकाएं भी होगी, मतलब डाउट किया जाएगा, शक किया जाएगा उन परिणामों पर भी, है ना। तभी तो सच्चाई बाहर आएगी, सवाल होंगे तभी तो जवाब आएंगे, प्रश्न उतरेंगे, प्रश्न होंगे तभी तो उत्तर मिल पाएंगे। ये सवाल अर्थात ये प्रश्न और आशंकाएं, मतलब जो शंकाएं हैं उनकी बात हो रही है। तो ये सवाल अर्थात ये प्रश्न और ये आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए क्या करती है, उकसाती है। क्लियर है कि लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हीं चुनौतियों के विषय में सोचने के लिए हमें प्रेरित करती है कौन, ये प्रश्न और ये आशंकाएं। ठीक है, आइए चैप्टर में और अंदर एंट्री करते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि हम एक्चुअली में इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, ये तो हमें पता है कि इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करने वाले हैं, लेकिन कैसे करें उस पर आइए चर्चा करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है ना, या फिर जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादातर प्रश्न जो है ना आपकी समझ पर आधारित होते हैं। मतलब आप किस चीज को किस प्रकार से समझ रहे हैं, लोकतंत्र को किस प्रकार से समझ रहे हैं, लोकतंत्र है क्या। तो इस पर जितना आप डिस्कशन करेंगे, जितना आप एलेबोरेट कर पाएंगे, उसे डिटेल्ड में पढ़ पाएंगे, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, उतना आपका समझ विकसित होगा। क्योंकि इस विषय में परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर जो है आपकी समझ बूझ आधारित प्रश्न होते हैं। मतलब चैप्टर से ऐसे प्रश्न निकाल के डालेगा जिससे आप अगर चैप्टर को अच्छे से समझ पाए हैं लाइन बाय लाइन को, तभी आप उसको हल कर पाएंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं इसमें, याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। याद होगा आपको, अगर आपने 9वीं कक्षा की लोकतांत्रिक पुस्तक की जो चैप्टर पढ़ी, दूसरी वाली चैप्टर थी, उसमें आप देखेंगे कि जो मैडम लिंगदोह होती हैं, जो कक्षा की शिक्षिका होती हैं, वो अपने बच्चों से, अपने छात्रों से लोकतंत्र के विषय में चर्चा करती हैं और उन छात्रों को लोकतंत्र के विषय में अपनी अपनी राय रखने का पूरा मौका देती हैं, है ना। तो आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था, मतलब यह निर्णय आया था, यह परिणाम निकला था, क्या निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर है। मतलब लोकतंत्र शासन की अन्य सभी व्यवस्थाओं से किस प्रकार बेहतर है, इसी बात को उस चैप्टर में प्रूफ किया गया था। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है, ये बात उसी चैप्टर से निकलकर सामने आई थी कि जो तानाशाही शासन की जो व्यवस्था होती है और अन्य शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, वो ज्यादा दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण अर्थात, दोष अर्थात होती है कमियां, अर्थात उनमें ज्यादा कमियां हैं, है ना। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह, अब देखिए उसमें ये तो बताया गया था कि लोकतंत्र जो है वो सबसे बेहतर है आकलन करते हुए, लेकिन किन आधार पर कहा गया था, आइए उन आधारों को समझते हैं। पहला, नागरिकों को समानता को बढ़ावा देता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है कौन, लोकतंत्र। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा अर्थात उसकी पहचान, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, उसको बढ़ावा देता है। तीसरा, इसमें फैसलों में बेहतरी आती है, लोकतंत्र में चूंकि जो निर्णय हुए, फैसले हैं, वह देरी से आते हैं, इसलिए इन निर्णयों में बेहतरी आती है, अर्थात बेहतर निर्णय ले पाते हैं कौन, सरकार। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, लोकतंत्र में टकराव की, चूंकि लोकतंत्र में ज्यादातर ये संभावना होती है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या चीज किया जाएगा, बातचीत के माध्यम से। किस माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा, वो भी समूह में। तो यह निर्णय इस कारण जो होता है, ज्यादातर समस्याएं जो है, जो टकराव का समस्या खड़ा हो सकता है, उसे टालने या संभालने का तरीका दे देता है कौन, लोकतंत्र। इसके अलावा कहता है इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो गलतियां होती है उसको सुधारा जा सकता है, गुंजाइश इसकी गुंजाइश होती है।
जैसे मान लीजिए लोकतंत्र में अगर आपने गलत नेता चुन लिया, तो अगली 5 साल बाद उस नेता को दोबारा आप नहीं चुनिए, तो आपने गलती आपने सुधार ली कि नहीं? बिल्कुल सुधार ली। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं जब नियम कानून बनाती हैं तो उसमें भी संविधान में संशोधन के माध्यम से उन गलतियों को सुधारा जाता है और बेहतर किया जाता है समय की मांग के अनुसार। क्या ये उम्मीद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती है? ध्यान रखिएगा। कौन सी उम्मीद? ये जो ऊपर सारी उम्मीदें की गई थी, देखिए ध्यान से, ये सारी जो ऊपर में उम्मीदें की गई थी, क्या ये सभी उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरी होती है? आप सोचिए, आपने अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए तो पाएंगे आप कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज्यादा पसंद करते हैं। जब अपने आसपास के लोगों से और आपको खुद को लगता होगा कि लोकतंत्र तो बाकी शासन व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं क्या है, बेहतर है। लेकिन लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। अर्थात लोकतंत्र तो सबको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के में जो कामकाज करने का तरीका होता है उससे संतुष्टि कम होती है। सीधी सी बात है, आपको पता होगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। जितने नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, किसी न किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त अर्थात मिले हुए पाए जाते हैं, जिस वजह से इस शासन व्यवस्था पर से क्या होता है, भरोसा उठता उठता है थोड़ा बहुत, शक की दृष्टि से देखी जाती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, और लोग संतुष्ट कम होते हैं। सो अब बात ये आती है कि हम इस दुविधा की स्थिति में, कौन सी दुविधा की स्थिति में? भैया दो दो बातें कर दी सर आपने। पहली बात तो यहाँ एनसीईआरटी कहता है क्या कि का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसको सबसे बेहतर शासन व्यवस्था लोग मानते हैं। दूसरा, वही लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कामकाज से हम संतुष्ट नहीं है। तो किया क्या जाए? एक तरफ तो आप इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसमें कमियां भी है। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से अब मूल बातों पर आइए। सैद्धांतिक रूप में मतलब क्या होता है? देखिए, नैतिक रूप से सही जो सही है उसको मानना ही सैद्धांतिक चीज है कि जो सही है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको मानना ही क्या है, सिद्धांत है। तो सैद्धांतिक रूप से अर्थात नैतिक रूप में देखें आप, जो सही है उसको समझने का प्रयास करें आप, तो उस रूप में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है कि भैया इसमें किसकी बात होती है, सबकी बात होती है, जनता अपने सरकार स्वयं चुनती है, तो ये अच्छी बात है, इसलिए लोकतंत्र अच्छा है। पर जब व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब व्यवहार में इसे उपयोग में लाया जाता है तो इसमें से बहुत सारी कमियां बाहर निकल के आने शुरू हो जाती है। इस कारण से इसे व्यवहार में अच्छा नहीं माना जाता, याद रखिएगा। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। अर्थात लोकतंत्र के जो परिणाम है, जो नतीजे हैं, जो परिणाम है, उन पर ज्यादा गहराई से, ज्यादा ध्यान से विचार करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, किया जाएगा। आगे कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? जो सैद्धांतिक कारण थे, जिसमें नैतिक कारण थे, क्या उन सैद्धांतिक या नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा भी बात नहीं है। बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है। बिल्कुल युक्तिपरक कारण है। कहेंगे सर युक्तिपरक शब्द क्या होता है? देखिए, युक्ति मतलब होता है वो रास्ते, वो कारण, वो कारक, वो तरीका जिसके कारण लोकतंत्र को पसंद किया जाता है। वो कारण जिसके कारण लोकतंत्र को पसंद किया जाता है, और वो सही तरीका, युक्तिपरक अर्थात वो सही तरीका। आगे देखिए, आज दुनिया के, कहता है आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। अर्थात 100 देश ऐसे हैं लगभग दुनिया के जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था चलती है शासन की, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इनका औपचारिक संविधान भी है। अब जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी इनके यहाँ, तो इनके पास संविधान भी होगा, क्योंकि बिना संविधान के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कल्पना करना भी व्यर्थ है। इनके यहाँ चुनाव भी होते हैं। बिल्कुल, जब संविधान होगा तो चुनाव भी होंगे, और चुनाव में हिस्सा कौन लेंगे, राजनीतिक दल लेंगे। तो इनके यहाँ कौन होगा, राजनीतिक दल भी होगा। क्लियर है? साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जिनकी गारंटी भी देते हैं कि भैया हम आपको ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं। कौन देते हैं? ये लोकतांत्रिक देश
किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। और क्या कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र के ये तत्व, लोकतंत्र के जो ये तत्व हैं, कौन कौन से तत्व? ये जो संविधान, जैसे आप बताते हैं, देखिए लोकतंत्र के कौन कौन से तत्व बताते हैं आपको। जैसे राजनीतिक दल, उसके अलावा आप ऐसे समझिए कि चुनाव होना, संविधान का होना, ये सब क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के तत्व हैं। अगर ये तत्व ही नहीं होंगे तो यौगिक कैसे बनेगा? अर्थात ये तत्व ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र का निर्माण कैसे होगा? तो लोकतंत्र के जो ये तत्व हैं, ये तत्व अधिकांश देशों में समान है, एक जैसे हैं। जैसे हर देश में संविधान मिलेगा, हर देश में आपको राजनीतिक दल मिलेंगे, हर देश में चुनाव होते होंगे। समझ में आ रहा है? पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी क्या है? भिन्न है, अलग है। ठीक है। अब देखिए ये तीनों क्या है कि यहां आपने देखा कि सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या क्या तत्व समान थे, एक जैसे थे। इसके अलावा जो चीजें अलग अलग है, अधिकांश देशों में जो चीजें समान थी वो चीजें समझा समझा आपने, पर जो चीजें अलग अलग है वो क्या है? वो है सामाजिक स्थिति। अब हर देश का समाज एक जैसा तो नहीं हो सकता, वहाँ की आर्थिक उपलब्धि, हर देश एक जैसे तरक्की तो नहीं कर सकता। दूसरा, वहाँ की अपनी उनकी संस्कृति, हर देश की संस्कृति एक जैसी तो नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों में उनकी आर्थिक उपलब्धियों, सामाजिक स्थिति और उनकी अपनी संस्कृति, जो कल्चर है अपना उनका, उसमें काफ़ी क्या होती है? अलग-अलग चीज़ देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलता है। स्पष्ट है, मतलब ये साफ-साफ कहा जा सकता है क्या कि इन सब का स्पष्ट है, अर्थात साफ-साफ कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है। किसका? इन 3 चीज़ों का। किसका? देखिए, वहाँ की सामाजिक स्थिति का, वहाँ की आर्थिक उपलब्धि का और वहाँ की संस्कृति का, इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर क्या पड़ता है? असर पड़ता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम पर असर पड़ता है। जैसा वहाँ का सामाजिक ताना-बाना होगा, जैसी वहाँ की संस्कृति होगी, उसी प्रकार से जो है ना लोगों की पसंद भी होगी और उसी प्रकार से नेता जो है वहाँ पे क्या करेंगे? लोगों को लुभाएँगे। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का नतीजा जो आएगा वो इन्हीं कारकों से बदलता है। आगे देखिए क्या कहता है कि और एक जगह जो उपलब्धि हो वो दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में सामाजिक ताना बाना एक तरह का है तो वहाँ उसी प्रकार के वादे चुनाव में करना चुनाव में जीतने का कारण बन सकता हो, लेकिन दूसरे देश में वही लोकतांत्रिक देश हो और वहाँ व्यवस्था कुछ और हो, सामाजिक व्यवस्था कुछ और हो, और वहाँ अगर पहले देश वाले नियम आप लागू कर देंगे तो हो सकता है चुनाव हार जाए। इसलिए हर जगह उपलब्धि हो, एक ही जैसा सामाजिक ताना-बाना जो है अलग है, उससे जो है उनकी नतीजों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि अलग-अलग सामाजिक ताना-बाना होने की वजह से अलग-अलग जगहों पर परिणाम अलग-अलग वांछित होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ क्या होती है? जो बेसिक चीज़ होती है, जो हर जगह मौजूद होता है, हर लोकतांत्रिक शासन में मौजूद होता है, उसे बेसिक चीज़ कहते हैं, बुनियादी चीज़ कहते हैं, आधारी चीज़ हो गया, फाउंडेशन हो गया, जो समझ लीजिए आप। तो क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है, जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से ही करेंगे ही? बिल्कुल, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं ऐसे। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज़ की दवा मान लेते हैं, ये ऐसा है नहीं। हर चीज़ को, हर समस्या का समाधान लोकतंत्र से तो नहीं हो सकता है और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सब कुछ परफेक्ट होगा, बढ़िया होगा और ये हम उम्मीद करने लग जाते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं, क्या कहते हैं? लोकतंत्र को हम इतना पसंद करते हैं कि उसके विषय में हम अक्सर उसकी बातें करते हुए यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। हम अक्सर ऐसा कह देते हैं कि समाज की सभी समस्याओं का, समाज में जो गरीबी है और अमीरों और गरीबों के बीच जो अंतर है, जो राजनीति में समस्याएं हैं, उनका समाधान कहाँ हो सकता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही हो सकता है। हम ये अक्सर कह बैठते हैं। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब हमारी कुछ उम्मीदें, कुछ इच्छाएं, कुछ आकांक्षाएं पूरी नहीं होती,
तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। लोकतंत्र की अवधारणा अर्थात लोकतंत्र की मान्यता, लोकतंत्र के विचार को ही क्या करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं, मतलब उसमें कमियां देखने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं अर्थात हम यह शक करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के अभी देखिए, अभी तक जो मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको, यहाँ कहीं भी आपको फैक्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे ज्यादातर क्या देखने को मिल रहा होगा, समझ। तो अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ट थिंग टू लर्न पॉलिटिकल साइंस, याद रखिएगा। इसलिए अगर लोकतांत्रिक राजनीति को समझना है आपको, तो आपको पहले लोकतंत्र को समझना होगा, फिर राजनीति को समझना होगा, तब इस पुस्तक को समझ पाइएगा आप। और समझ आधारित चैप्टर है ये, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता है कि लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम, पहला कदम क्या है, तो लोकतंत्री के विचारों की दिशा में पहला इसको समझने की दिशा में पहला कदम क्या है, तो पहला कदम यही है कि हम पहले यह मान ले, क्या मान ले, कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है, एक तरीका भर है, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र जो है वो शासन का एक स्वरूप है, मात्र एक तरीका है, एक उसका रूप है लोकतंत्र। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, ध्यान रखिएगा। यह कुछ चीजों को हासिल करना, मतलब प्राप्त करने के लिए, आपको इससे लाभ कमाने के, ये वो स्थिति पैदा कर सकता है जिससे आप जो है कुछ चीजों को हासिल कर सके। पर उस चीज को हासिल करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा, हासिल करना होगा। समझ में आया, कि नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करने होंगे। समझ में आया। इतना ही नहीं, आगे कहता है इतना ही नहीं, लोकतंत्र का अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं है। क्या है कि लोकतंत्र जो है ना, उसका वो है, पर उसका बहुत चीजों से सरोकार मतलब ही नहीं होता है। आप देखेंगे शासन व्यवस्था में बहुत चीजों का लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, मूल्यवान हो जाती है, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन चीजों को का लोकतंत्र के लिए कोई महत्व नहीं है, लोकतंत्र का उससे कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारी समाज में ऐसी चीजें होती हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराई को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आप लोकतंत्र से जो ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि जिस समाज में जितनी बुराइयां हैं उसको लोकतंत्र खत्म कर देगा, अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में सभी सामाजिक बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। भाई ऐसा नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक ही घुमाया गया लोकतंत्र को, हर जगह लोकतंत्र को स्थापित किया गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की गई और सामाजिक बुराइयां समाप्त हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम उन चीजों की जांच करें, किनकी, जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। आइए हम उन चीजों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे। तो भैया लोकतंत्र जहां जहां पहले से स्थापित है, उन देशों का इतिहास तो खंगालेंगे ही ना हम, वहां के रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे ही ना हम। चलिए ये डालते हैं। देखिए, अब देखिए रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं तो पहली चीजें क्या आ जाती है कि भैया ये एक उत्तरदायी सरकार है, अर्थात इस सरकार को उत्तर देना पड़ता है, या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है, या इस लोकतंत्र को क्या करना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। तो उत्तर देने वाले को क्या कहते हैं, उत्तरदायी। दूसरा, जो उत्तर दे रहा है क्या वो जिम्मेवार आदमी है कि नहीं है, क्या वो जिम्मेदार संस्था है कि नहीं, क्या वो जिम्मेदार चीज है कि नहीं। तो अगर लोकतंत्र उत्तर दे रहा है तो वो जिम्मेवार भी हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, है ना। और इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, वैध शासन, सही शासन। तो तीनों चीज समझिए कि जब हम लोकतंत्र को उत्तरदायी कहते हैं, जिम्मेवार कहते हैं, और वैध अर्थात सही, राइट शासन कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है देखिए, आगे समझते हैं। कहता है कुछ ऐसी चीजें हैं, ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है, क्या होती है चिंता भाई, कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार हो। बिल्कुल, अगर लोग अपना शासक चुन ही नहीं पाते हैं, लोग अपना नेता, अपना उम्मीदवार चुन ही नहीं पा रहे हैं वोट के माध्यम से, तो ये लोकतंत्र कैसा हुआ, समझ रहे हैं। तो
दूसरा, शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहना चाहिए। जो शासक हैं, जिनको आपने चुनकर भेज दिया या जिनको जनता ने चुना, अगर वो गलत कुछ करते हैं तो उन पर नियंत्रण भी तो जरूरी है, ताकि वो कुछ गलत ना कर सके। वक्त जरूरत अर्थात समय पड़ने पर और यथासंभव जैसा संभव हो सके, यथा मतलब जैसे, संभव मतलब जैसे पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, इन चीजों के लिए लोगों का निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना ही चाहिए। अर्थात अपना नेता चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का और शासकों पर नियंत्रण रखने का अधिकार तो होना ही चाहिए। जनता इतनी सक्षम तो होनी ही चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके, है ना। ताकि सरकार जो बने वह इस बात से भयभीत रहे थोड़ा बहुत, और इस बात को समझे कि अगर हमने अपनी जिम्मेवारी नहीं बनाई तो यह जनता हम पर नियंत्रण रखती है, हमें सरकार से क्या करेगी, गिरा देगी। अगली बार हमारी सरकार नहीं बन पाएगी और अगली बार हमें ये जनता चुनेगी नहीं। इसीलिए जनता का लोकतंत्र में यथासंभव हो सके नियंत्रण होना ही चाहिए, ठीक है। और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों, ध्यान रखिएगा, जो सरकार है लोगों की जरूरतों और उम्मीदों का क्या कर रखे, ध्यान रखे। समझ में आ रहा है आपको, कि सरकार अगर लोगों की, जनता का उम्मीदों का ध्यान नहीं रखेगी तो जनता क्या करेगी, सरकार गिरा देगी। तो कंट्रोल हुआ ना जी। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले, आप कहेंगे सर तफसील कहाँ से नया वर्ड आ गया। तफसील मतलब गहराई होता है बच्चे, क्या होता है, गहराई। तो समझिए, इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है। मामूली सा सवाल, तो छोटा सा सवाल, क्या, चलिए देखते हैं कौन सवाल है। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? अरे बड़ी सामान्य सवाल है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो कार्यों को, अपने कामों को अच्छे से करती है, कुशलता से करती है, दक्षता से करती है, अच्छे से करती है, बेहतर से करती है? ये सारे शब्द एक जैसे ही, समझ से चलिएगा। क्या यह प्रभावी होती है? बहुत, मतलब क्या इसका प्रभाव, क्या इम्पैक्ट, क्या इसका असर पड़ता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती है। अर्थात जो सरकार बनती है ना, जो सरकार बनती है लोकतंत्र में, वो कम प्रभावी होती है। वो अपना प्रभाव जितना उसको छोड़ना चाहिए, जितने उसके कार्यों का कुशलता होनी चाहिए, उतनी नहीं होती है उसमें। निश्चित रूप से यह सही है, बिल्कुल सही है। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा कि जो सरकार चुनकर आती है, जनता से जितने वादे करती है, क्या उन सभी वादों को अपने कामों के माध्यम से पूरा कर पाती है? बिल्कुल नहीं। तो कार्यकुशल कैसे हो गई? क्या जब कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगी, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी सरकार, तो लोकतंत्र में जो सरकार बनी है, क्या वो सरकार जो है प्रभावी होगी? क्या अपना प्रभाव जनता पर छोड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो कहता है यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों, तांत्रिक, अब देखिए यहां बोलता है, ध्यान समझिएगा, निश्चित रूप से यह सही है। क्या सही है? कि जो अलोकतांत्रिक सरकार होती है, अ मतलब न, अ मतलब जहां भी देखने को मिले आपको किसी शब्द के पहले समझिएगा न, मतलब जहां लोकतंत्र नहीं है, ऐसी सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। अर्थात वहां विधायिका नहीं होती। विधायिका अर्थात कौन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये जहां पर डिबेट होते हैं, बहस होती है, तो ये विधायक जहां बैठते हैं, तो ये विधायिका का सामना नहीं करना होता लोकतांत्रिक सरकारों को। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि न तो ये बहुसंख्यक उन सरकारों को चुन रहे हैं और न अल्पसंख्यक चुन रहे हैं। तो जब आप किसी को चुन ही नहीं रहे हैं, जब आप कोई सरकार बना ही नहीं रहे हैं, जब आप कुछ बना ही नहीं रहे हैं, जब आपको कोई अधिकार ही नहीं है, तो आप प्रश्न कहाँ से करेंगे? और अगला आपके विषय में क्यों सोचेगा, आपसे क्यों मतलब रखेगा? तो जहां लोकतंत्र नहीं है ना, वहां बहुसंख्यक समुदाय हो, समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, उसके नजरिए से कोई मतलब नहीं होता। वो क्या चाहती है, उसकी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता। समझ में आ रहा है? वहां की सरकार चाहे तो ध्यान दे, ना चाहे तो ना ध्यान दे, क्योंकि उसको जनता थोड़ी चुनती है। उसको इस बात का ठर थोड़ी है कि सरकार अगली बार हमारी गिर जाएगी। तो कहता है क्या, ध्यान समझिएगा, कि लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। बिल्कुल सही बात है। जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहां ज्यादातर किसको सम्मान दिया जाता है? बातचीत के माध्यम को, और मोल तोल किया जाता है
कि अगर कोई नियम, कोई कानून बन रहा है तो उस नियम में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, इस पर लंबी बातचीत चलती है। तोल मोल करके उसके आधार पर क्या किया जाता है, काम को चलाया जाता है, निर्णय लिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप जितनी बातचीत करेंगे उतना ज्यादा जो है बेहतर निर्णय निकल कर सामने आता है। आप जितना मोल तोल करेंगे उतना अच्छा आप व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे, है ना? तो बिल्कुल कम प्रभावशाली नहीं होती है। आइए अब फैसलों के मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें कि जो निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात जो फैसले लिए जाते हैं, उन निर्णय को, उन फैसलों को, उन मूल्यों के हिसाब से, निर्णय लेने के मूल्य के हिसाब से, मूल्य अर्थात वो आधार जिसके आधार पर फैसले लिए जाते हैं, उस आधार के हिसाब से, उस फैसले लेने के आधार के हिसाब से तौलने की कोशिश करते हैं। चलिए तौल लेते हैं। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए। ठीक है, कल्पना कीजिए, सोचिए आप क्या सोचना है आपको, तो सोचिए ऐसी सरकार के बारे में सोचिए जो बहुत तेजी से फैसले लेती है। अच्छा तो लगा ना कि तुरंत डिसीजन ले ले। ऐसी सरकार हो जो तुरंत एकदम 1 सेकंड में डिसीजन ले ले। लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें। यह भी हो सकता है कि तेजी से लिए हुए सरकार के फैसले हो सकता है कि कई बार जनता पसंद ना करे। तब क्या होगा? और तब ऐसे फैसले से परेशानी होने लगेगी। किसको? जनता को। जनता तभी तो नहीं पसंद करेगी जब जनता को उससे परेशानी होगी, उस फैसले से। तो ऐसे फैसलों से क्या होने लगेगी? ऐसे निर्णयों से परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है। ध्यान रखिएगा, इसकी तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकार होगी वो क्या करेगी? लोकतांत्रिक सरकार में किसी प्रक्रिया को पूरा करने में, किसी निर्णय को लेने में सरकार ज्यादा समय लेगी, ज्यादा बहस करेगी, ज्यादा मोलतोल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों में ध्यान समझिएगा, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है। किसने? लोकतांत्रिक सरकार ने, क्योंकि इसने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है, इसने तुरंत निर्णय नहीं किए हैं, इसने पूरी प्रक्रिया को माना है। इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है, इस बात की अधिक संभावना है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे, लोग उसके निर्णयों को मानेंगे। किसके? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के में लिए गए निर्णयों को मानेंगे, और वे ज्यादा प्रभावी भी होंगे। समझ में आ रहा है? जब लोग मानेंगे तो वो चीजें समाज में लागू हो जाएंगी अच्छे से, और ज्यादा प्रभावशाली होंगी वो नियम, वो कानून, वो कार्य। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है, अर्थात जो समय लगा लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय लेने में जो वक्त लगा है, वह बेकार नहीं गया। समझाया? अब दूसरे पहलू पर नजर डालिए। कौन सा पहलू? तो दूसरा पहलू क्या कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है। किस बात की पक्की व्यवस्था होती है भाई? कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, ठीक है, तो वह इसका पता भी क्या कर सकता है? कर सकता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात कि आप जिस देश में, भारत में रहते हैं, उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो आप इस बात को समझेंगे कि आप अगर सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में, लिए गए नियमों का, जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, उनके विषय में अगर कोई नागरिक, कोई आम जनता भी अगर जानना चाहता है कि भैया सारे कायदे कानूनों का पालन हुआ है कि नहीं, नियमों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नहीं, संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है नहीं, तो वह इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कर सकता है? पता कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आप भी पता कर सकते हैं। और उसे यह न सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, उसे यह न सिर्फ जानने का ही अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थात लोकतांत्रिक शासन में लोगों को, नागरिक को यह जानने का तो अधिकार है ही कि सरकार ने किस प्रकार डिसीजन लिया है, किस सरकार ने किस प्रकार निर्णय किया है। उसके साथ ही नागरिकों को यह जानने के लिए साधन भी उपलब्ध है, मतलब वो चीजें, वो वस्तुएं उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से वो जान सकता है।
चाहे वो लिखित रूप में हो या रिकॉर्डिंग के रूप में हो। उदाहरण स्वरूप आप देखते होंगे कि जब भी विधानसभा में या लोकसभा में बहस होती है तो उसको टीवी पर लाइव प्रसारण किया जाता है। वहां आप देख पाते हैं सरकार के क्रियाकलाप को, कि सरकार निर्णयों को किस प्रकार जो है वाद विवाद संवाद के आधार पर निर्णय लेने जा रही है, किसने समर्थन दिया है, किसने विरोध किया है, क्या सही कर रही है सरकार, नहीं, सब कुछ आपके नजरों के सामने से गुजरता हुआ दिखता है। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं बच्चे, इसे ही कहते हैं पारदर्शिता। क्या बोलते हैं इसे? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं? पारदर्शिता। देखिए पारदर्शिता दो शब्दों से बना है, एक पार और दूसरा बना है दर्शिता। दर्शिता में वर्ड है क्या? दर्शन। क्या वर्ड है? दर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है? दिखना। क्या होता है? दिखना। तो आपको क्या दिखता है भैया? पार दिखता है, आर पार दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप एक कांच के ग्लास से आर पार देख पाते हैं ना, उसी प्रकार आप सरकार में देख रहे हैं कि आर पार की सरकार, दूसरी तरफ सरकार किस प्रकार से कार्यों को संपादित कर रही है। क्लियर है? आई होप समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखिए, यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, होती है क्या गैर लोकतांत्रिक सरकारों में? बिल्कुल नहीं होती है वहां पे। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर ध्यान दे रहे हैं, तो यह उम्मीद करना उचित है। किससे? लोकतंत्र से। क्या उचित है? कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानूनों को मानेगी, जो संविधान को मानेगी, और ध्यान रखिएगा लोगों के प्रति क्या होगी? जवाबदेह होगी। अर्थात लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर देगी, लोगों से जो वादे की है सरकार उन वादों को पूरा करेगी। हम यह उम्मीद करते हैं, हम यह आशा करते हैं, हम यह अपेक्षा करते हैं क्या? कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उन सबके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अर्थात लोकतांत्रिक सरकार में जो जनता है, अर्थात जो नागरिक है, उसको निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, कैसे शामिल किया जाएगा? देखिए, यही नागरिक क्या चुनती है? अपनी प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि अर्थात कौन? नेता। नेता अर्थात कौन? वो नेता जो इनके एरिया से खड़ा होता है। जब वो जीतता है तो कहाँ पहुंचता है? लोकसभा में। और वहां जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें इस नेता की भागीदारी होती है। जब इस प्रतिनिधि की भागीदारी लोकसभा में हो गई, तो ये प्रतिनिधि किसके कहने पर आया है? नागरिक के कहने पर आया है, नागरिकों की बात रखने आया है। तो नागरिकों की भागीदारी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ठीक है, और जब ये सरकार चुन के आई है और लोकसभा में जो निर्णय की है, ध्यान रखिएगा, जो ये प्रतिनिधि चुन के आए हैं, लोकसभा में निर्णय लिए हैं, तो यही निर्णय जो लिए हैं वो जनता के इच्छाओं के अनुरूप लिए हैं। इसीलिए कहा जाए कि ये जवाबदेह भी है जनता के प्रति। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इन नतीजों के आधार पर, ध्यान रखिएगा, अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। किन संस्थाओं पर, किन व्यवहारों पर गौर करना होगा? तो कहता है क्या? नियमित और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर चुनाव नियमित नहीं हो रहे हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ स्थापित हो पाई? अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ स्थापित हो पाई? इसके साथ ही कहता है क्या? कि प्रमुख, ध्यान दीजिएगा, जो व्यवहार है उनमें देखता रहा है क्या? कि प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा हो। बिल्कुल होती है, लोकसभा में जब कोई कानून पास होता है तो उस पर खुली चर्चा होती है ना जी। और सरकार तथा इसके काम काज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार मिले। अर्थात सरकार तथा सरकार के काम काज करने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो अगर आप, तो आपको क्या अधिकार मिले? सूचना का अधिकार। क्या मिले? सूचना का अधिकार। भारत में क्या सूचना का अधिकार है? बिल्कुल है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, सूचना का अधिकार का अधिनियम, है ना। तो ये मिले कि सरकार के काम काज के विषय में सूचना अर्थात जानकारी प्राप्त हो सके। किसको? लोगों को, है ना। आगे क्या कहता है? कि इन पैमानों पर, अब तुलना कर रहे हैं तो इन्हीं आधार पर तुलना करेंगे ना जी, तो इन पैमानों पर अर्थात इन आधारों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहता है। अर्थात तो हम उसके रिकॉर्ड को खंगालते हैं शासकों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, तो लगता है कि भाई रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है, मिला जुला है, मिला जुला के ठीक ठाक है, ऐसा रहता है।
नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं। अर्थात आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में जो चर्चा है, जो बातचीत है, वो खुली होती है, सार्वजनिक होती है, सभी पूरे देश के सामने होती है। और जो चुनाव है वो भी कैसे होते हैं, नियमित रूप से होते हैं, हर 5 साल में हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में देखिए, और निष्पक्ष रूप में होते हैं। अर्थात जो चुनाव कराने वाली संस्था होती है, जिसको चुनाव आयोग कहा जाता है, वह भी क्या करती है, निष्पक्ष होकर, अर्थात किसी पक्ष में ना होकर के, है ना, चुनाव करवाती है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये लोकतांत्रिक देश में देखने को मिलेगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में क्या हुई है, ये सफल हुई है। क्लियर है कि नहीं, ज़्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव, ध्यान रखिएगा, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले, सबको मौका मिले, अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। किनका, ध्यान रखिएगा, यही लोकतांत्रिक चुनाव लोकतांत्रिक सरकारों का, कि जो बहस, सार्वजनिक बहस होती है, ध्यान समझिएगा, कि ऐसे समझिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अवसर नहीं मिल पाया है, ऐसा माना जाता है। जैसे महिलाओं को कई बार जो है चुनाव में खड़ी ही नहीं होती थी, तो अवसर नहीं मिल पाता था। तो अब जाकर सरकार ने क्या किया है, उनके लिए कानून बनाया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके, इसके लिए उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी हैं, है ना। नागरिकों के साथ, ध्यान रखिएगा, नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। अर्थात ये ऐसे समझिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में भी देखने को अक्सर मिलता है क्या, कि नागरिकों के साथ सभी सूचनाएं साझा नहीं की जाती है। पर इनकी तुलना, ध्यान रखिएगा, पर इनकी तुलना, अब तुलना कर रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा, हम किससे करेंगे तुलना, तो लोकतांत्रिक सरकार की तुलना जब भी होगी तो किससे होगी, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से होगी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना किससे होगी, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से। और जब इससे आप तुलना करेंगे ना लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो इन क्षेत्रों का भी उतना उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। अर्थात जब आप ऐसे समझिए कि तुलना करते हैं गैर लोकतांत्रिक शासन वाली व्यवस्था से, तब आपको लगता है कि ना ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अच्छा है। तब जो भी थोड़ा बहुत मिलता तो है मौका सरकार के बारे में जानने का, उससे काम काज को समझने का। एक व्यापक धरातल पर, ध्यान रखिएगा, एक एक सेकेंड, एक व्यापक मतलब बड़े, व्यापक मतलब बड़े, धरातल मतलब जो वास्तविकता है उस पर अगर देखेंगे, तो लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है। क्या उम्मीद करना उचित है, कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो। सिंपल सी बात है। और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे सके, जहां पे जो है भ्रष्टाचार न हो, घूस वगैरह लेकर काम न हो, है ना जी, ईमानदारी से लोगों को सारे कार्यक्रमों के लाभ मिल जाएं सरकार के। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। अब देखिए लोकतांत्रिक सरकारों पर कितना आरोप लग रहा है, देख रहे हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। अब देखेंगे उदाहरण के लिए भारत और जितने भी आसपास के लोकतांत्रिक देश हैं, वहां भ्रष्टाचार का स्तर क्या है ये आपको पता ही है, कितने सारे घोटाले हो जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप देखेंगे कि जो नेता चुन करके, जो सरकार चुनकर चली आती हैं, वो कुछ वादों के आधार पर आती हैं, कुछ नियमों को बनाने के लिए वादे करके आती है। लेकिन यह नियम, यह वादे पूरा करने के लिए जनता को फिर क्या है, अगले 5 साल के लिए तरसाती है। और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा भी करती है। कई बार यह देखा गया है कि आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग क्या हो जाती है, उपेक्षित रह जाती है। उपेक्षित होना मतलब उस पर ध्यान न देना, उपेक्षा करना उसकी। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं। भ्रष्टाचार के आपको आम किस्से मिल जाएंगे, हर जगह हर क्षेत्र में आपको कहानियां मिल जाएंगी कि भ्रष्टाचार हुआ है इस क्षेत्र में, यहाँ पे। ये आप अक्सर आप सुनते होंगे कि बिहार में कई सारे पुल गिर जाते हैं, तो वहाँ क्या कारण है उसके पीछे, जितना बजट आया, जितना पैसा आया, वो पूरा खर्च नहीं हुआ, और जो पुल बना वो कमजोर पुल बना, नतीजा वो गिर गया। तो इसे क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार ही तो कहेंगे। या पेपर लीक हो जाना, या फिर बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो भ्रष्टाचार के हिस्से में आ जाती हैं। तो इस बात की गवाही देते हैं भ्रष्टाचार के आम किस्से, क्या, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, बिल्कुल मुक्त नहीं है। इस जो भ्रष्टाचार नामक जो बुराई है, इसमें संलिप्त पाई जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। पर इसके साथ ही इस पर भी ध्यान दे कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं, ध्यान रखिएगा, या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं है, बिल्कुल आधार नहीं है, ठीक है। जो
गैर लोकतांत्रिक सरकार हैं वो भी भ्रष्ट हैं, बहुत भ्रष्ट हैं यहाँ तक, ठीक है। और लोगों की जरूरतों के प्रति क्या है, संवेदनशील नहीं है बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्यों संवेदनशील होगी सरकार जनता के प्रति, जनता ने चुना ही नहीं है गैर लोकतांत्रिक सरकार में। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। कौन से मामले में? यह है वैध शासन व्यवस्था। क्या है? वैध शासन व्यवस्था, अर्थात शासन चुनने का सही तरीका, ठीक है। यह आप देखिए, बुराई भी कहता है कि यह सुस्त हो सकती है, आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था सुस्त है, इस शासन व्यवस्था में हर काम धीरे धीरे सरकार करती है, बहुत धीरे होता है, कम कार्य कुशल हो सकती है। यह भी आप कहें कि यहाँ पे जो कार्य करते हैं सरकारी अधिकारी या नेता वो बहुत धीरे धीरे करते हैं, इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है नहीं होता है, ठीक है। यह जो है आगे देख क्या लिखता है, यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, ध्यान रखिएगा, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन अब देखिए लेकिन आ गया ना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, अर्थात लोगों के द्वारा चुने गए अपने नेता ही शासन व्यवस्था को चलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जनता की अपनी शासन व्यवस्था है। सबसे अच्छी बात यह है, इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। क्लियर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को या लोकतंत्र को या लोकतंत्र के विचार को समर्थन किस लिए प्राप्त होता है, क्योंकि यह लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, लोग अपने पसंद के इसमें सरकार चुनते हैं, अपने नेता चुनते हैं। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है, अर्थात इस पुस्तक में आपको दिखाएंगे हम कि दक्षिण एशिया में किस प्रकार लोकतंत्र को पसंद किया जाता है। यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी उन देशों में भी है जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। मतलब जहां लोकतंत्र है वहां तो लोकतंत्र को पसंद किया जाता ही है, साथ ही जहां लोकतंत्र नहीं है जिन देशों में, वहां भी गैर लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन चलते रहते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन व्यवस्था की क्या होती है, प्रशंसा होती रहती है। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए क्या है, उपयुक्त है। क्लियर है? अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है, अर्थात आप देखेंगे कि लोकतंत्र के लिए जो समर्थन पैदा हुआ है, जो गैर लोकतांत्रिक देश भी अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है, यह भी तो एक परिणाम ही समझिए, जो पसंद किया जा रहा है इसको, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते इस बात से आप, ठीक है। चलिए ऊपर में कुछ वो था हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे नीचे चैप्टर पर, कुछ कार्टून वगैरह कुछ लिखा हुआ है साइड में, सब देख लेते हैं, छूटना नहीं चाहिए, कुछ देख लीजिए। देखिए ये बैठा ऊपर भी कुछ है क्या, देख लेते हैं। हाँ यहाँ लिखा हुआ है मैडम लिंग दो, और बस यही देखिए। अब देखिए क्या मैडम, यहाँ बच्ची क्या बोलती है कि क्या मैडम लिंग दो की कक्षा में हम इन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे थे, मुझे वह कक्षा इसलिए बहुत पसंद आई थी क्योंकि बच्चों को बने बनाए निष्कर्ष नहीं बता दिए गए थे, अर्थात वहां निष्कर्ष बनाए गए थे। याद कीजिए मैडम लिंग दो की कक्षा में बहस हुई थी, डिबेट हुई थी, संवाद हुआ था जिससे निर्णय तक पहुंचा गया था, तो वहां रटी रटाई जो है निष्कर्ष नहीं बताए गए थे, बल्कि निष्कर्ष तक पहुंचा गया था बातचीत के माध्यम से। दूस सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरे पेज पे चले गए थे, आइए फिर से आते हैं। हाँ देखिए यहाँ देखिए डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, किस प्रकार से उदास बैठा हुआ है, परेशान है, उदास नहीं है परेशान है। क्यों परेशान है भैया, इतने सारे पत्थर इसके तरफ आ रहे हैं, पत्थर नहीं है ये मांगे हैं, ये क्या है इसके पास, मांगे हैं। जैसे एक मांग क्या आ रही है, एक मांग आ रही है टू सेटल द लैंग्वेज इशू, जो भाषाई समस्याएं हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा वगैरह, इस समस्या को सुलझाना है इसको। स्टूडेंट का डिमांड है, विद्यार्थी अलग परेशान है, इससे नौकरी मांग रहे हैं। तीसरा टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, जो सीमा संबंधित समस्याएं हैं देशों के बॉर्डर पर, उनको सुलझाने की बात हो रही है। टू गेट मोर डीए, जो सैलरी वगैरह मिलती है उसमें डियरनेंस अलाउंसेस को बढ़ाने की मांग हो रही है। टू गेट अ सेपरेट स्टेट, अलग राज्य बनाने की मांग भी इससे हो रही है। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सरसाइज, पुलिस की जो कानून व्यवस्था बनाए रखती है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं से लगातार जूझती रहती है कौन, डेमोक्रेसी जूझता रहता है, समझिए आप, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ये एक सरकार की नजर देखिए कैसे है, सरकार देखिए आपके बारे में कितना, इतना आपके बारे में सरकार इतना जानती है, कितना देखिए
इतना जानती है, और आप सरकार के बारे में कितना जानते हो, इतना जानते हो, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। क्या अब देखिए यहाँ पे कहता है, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या जानती है और कैसे जानती है? जैसे राशन कार्ड या मतदान पहचान पत्र के माध्यम से, बिल्कुल यही तो तरीका है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी के माध्यम से जानती है। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत है? बहुत सारे स्रोत हैं, है ना। सरकार के बारे में जानने के लिए आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं। आप उन स्रोतों को कमेंट में लिख सकते हैं, 2, 4, 5 के नाम को याद है तो। तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो पाई है। इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना। बिल्कुल, यही नतीजा निकाला है। ठीक है, ये देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको लेके, जनता को लेके चल रहा है, खुश है लोग जो लोकतंत्र में। तो देखिए यहाँ पे डाटा दिया है, देखिए यहाँ पे क्या डाटा है कि पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी गई है। अर्थात पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं, तानाशाही को वरीयता दे रहे हैं, मतलब अजीब बात है। लेकिन उन वहाँ के लोगों की भी मजबूरी है, वहाँ के जो नेता है ना, और वहाँ के जो धर्मावलंबी जो बुद्धिजीवी हैं, वो जो है वो लोकतंत्र में, जब वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो भी जनता परेशान थी, जब वहाँ तानाशाही की स्थापना हुई तभी जनता परेशान है। तो जनता का समझ में नहीं आता है कि किस पर भरोसा किया जाए। लोकतंत्र से भरोसा तो उठा ही हुआ है, क्योंकि नेता वहाँ के भलाई के लिए कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डाटा है, नीचे से देख लेंगे आप। ऐसे ये जो इस कलर में दिखाया जा रहा है ना, ब्लू कलर में, देखिए यहाँ पे आसमानी कलर है समझ लीजिए आप। दूसरा कौन है, येलो कलर में है, ये 10% है ना। इस तरह से देख लीजिए, लोकतंत्र बेहतर मानने वाले। तो सबसे अधिक लोकतंत्र को जहाँ बेहतर माना जाता है वो कौन सा देश है? वो है श्रीलंका। श्रीलंका में लोकतंत्र को सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है, फिर भारत का नंबर आता है, फिर आपका बांग्लादेश में, फिर कभी कभी तानाशाही बेहतर होती है, ऐसा मानने वाले देशों सबसे ऊपर कौन है? पाकिस्तान। लीजिए कहानी। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र हो या ऐसा समझिए क्या हो, तानाशाही शासन व्यवस्था हो, ये मानने वाले देश कौन से हैं? तो सबसे ऊपर कौन है? पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के लोग कितने परेशान हैं, वो बोलते हैं कि लोकतंत्र हो या दूसरी व्यवस्था हो, भैया हम तो परेशान ही रहने वाले हैं, हमारे साथ तो धोखा ही होता है। ठीक है, अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह रहता है। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम। इसमें क्या कहता है, देखिए दक्षिण एशिया में, देखिए दक्षिण एशिया में ऐसे लोग जो लोकतंत्र को बहुत उपयुक्त मानते हैं और ऐसे लोग जो उपयुक्त मानते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या है, बहुत उपयुक्त मानते हैं दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया के इसी आंकड़ा से पता चलता है कि लोकतंत्र को कितना पसंद किया गया है दक्षिण एशिया में, है ना जी। वहीं देखेंगे आप श्रीलंका में, देखिए बहुत उपयुक्त मानने वाले, उपयुक्त मानने वाले ज्यादा, क्या ना ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको देखेंगे कहाँ पे? पाकिस्तान में। देखिए यहाँ पर क्या है आपको, और नेपाल में क्या है, आप देख लीजिए इसको, आप डाटा को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन कहाँ से मिलता है? ठीक है, जनता द्वारा चुने गए शासकों के शासन से सहमत लोगों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा सहमत कहाँ से लोग हैं? सबसे ज्यादा सहमत जो है वो दक्षिण एशिया में लोग हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासकों से। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम आपको पाकिस्तान में है, जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से जो नेता चुने जाते हैं, जो सरकार चुनी जाती है, उससे नाखुश लोगों की संख्या ज्यादा है। तो आइए अंदर, अब आते हैं आगे, आर्थिक समृद्धि और विकास। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई भी शासन व्यवस्था किसी देश में है तो वहां पे आर्थिक समृद्धि बहुत जरूरी है, ध्यान समझिएगा। तो अगर आर्थिक रूप से विकास नहीं होगा तो वहां की जनता प्रसन्न कैसे रहेगी, खुश कैसे रहेगी? और जब आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगा, जब उस देश में अमीरी आएगी तो विकास तो अपने आप हो जाएगा, डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। कहता है क्या कि अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है ना। कि सरकार अच्छी हो तो भैया विकास भी तो अच्छा करे देश में, डेवलपमेंट भी तो अच्छा करे। अगर हम 1950 से 2000 के बीच लगभग 50 वर्षों का आंकड़ा लें तो सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें, मतलब पिछले 50 वर्षों में, आप ऐसे समझिए 1950 से 2000 के बीच में अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश और तानाशाही व्यवस्था वाले देशों की कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे, क्या पाएंगे? कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक समृद्धि जो है, उसके मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। देखिए बेहतर में कितना, थोड़ा बेहतर है, ज्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा। उच्चतर, उच्चतर मतलब सबसे ज्यादा जो आर्थिक समृद्धि है, जो आर्थिक विकास है, हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है।
ठीक है। चिंता का कारण कैसे? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर इतनी ही अच्छी है तो वह सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्धि क्यों नहीं हासिल कर पा रही है? पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि लोकतंत्र में तो आप अच्छी चीजें बहुत चीज पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ इस कारण से कि थोड़ी सी कमजोर रह जाती है आर्थिक विकास में, आप इसको खारिज नहीं कर सकते लोकतंत्र को। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, अर्थशास्त्र में क्या, कि आर्थिक विकास जो होता है वो कई कारकों पर निर्भर होता है। कौन कौन? जैसे देश में क्या क्या चीज पर, देश की जनसंख्या के आकार पर, कि देश की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वह देश क्या करेगा, उतना कम विकास कर पाएगा। ठीक है। दूसरा, वैश्विक स्थिति के आधार पर, देखिए देश की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वो कम विकास कर पाएगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि देश में संसाधन तो सीमित होते हैं, क्योंकि संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और जनसंख्या तो वही 50-100 साल में दुगुनी तिगुनी हो जाती है। तो संसाधन उतने ही है और उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए। मतलब ऐसे समझिए कि आपके पास वस्तु अगर 5 केजी है और अगर 5 लोग हैं तो उनमें 1 केजी बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपके पास वस्तु अगर 5 केजी ही है और आपके पास लोग 50 आ जाए तो फिर कैसे होगा? तो फिर तो संसाधन बहुत कम लोगों के पास पहुंचेंगे, तो ऐसे में गरीबी रह जाएगी ना, कम कम चीजें मिल पाएगी लोगों को। तो यही चीज कहता है जनसंख्या के आकार पर। दूसरा, वैश्विक स्थिति, कि भैया विश्व में जो आपकी स्थिति है, आपके यहाँ संसाधनों का कैसा बोलबाला है, कितना संसाधन है आपके यहाँ। दूसरा, अन्य देश जो है उनसे आपको सहयोग प्राप्त होता है कि नहीं, आवश्यकता पड़ने पर आपको सपोर्ट मिलता है कि नहीं। ठीक है। दूसरा, देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है, कि उस देश की जो आर्थिक अर्थात पैसे कमाने का जो तरीका है जिसको प्राथमिकता दिया गया है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है। आगे जब कक्षाओं में आप जाएंगे तो आपको इसमें एक चीज देखने को मिलेगा, क्या आपको, कि जो व्यवस्थाएं होती है उन व्यवस्थाओं में बाजार मूलक व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिस देश ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया, बाजार मूलक व्यवस्था को अपनाया, वो देश बहुत आगे निकल गया। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका, अमेरिका में जो है ना कोई भी व्यापार कर सकता है खुले तौर पर, लेकिन भारत में व्यवस्था नहीं थी, सरकार व्यापार करती थी और सरकार जो है वस्तुएं बनाती थी। 1990 से पहले तक, 1990 के बाद 91 तक, 90 तक जो है कोई बाहरी कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आती थी। नतीजा हम क्या थे, गरीब थे। 1980 से पहले चाइना में भी वही हालत थी। तो जब हमने दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए, वहां से कंपनियां आई जिसको एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, तो उनके साथ पैसे भी आए और फिर क्या हुआ, हमारी आर्थिक विकास हुआ। तो बिल्कुल आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है या नहीं करता है? बिल्कुल निर्भर करता है हमारी आर्थिक तरक्की, कि सरकार किस प्रकार के निर्णय ले रही है। तानाशाही वाले कम विकसित देश, ऐसे देश, ध्यान समझिएगा ये लाइन, कि जो तानाशाही जिन देशों में है और वो कम विकसित हैं, ध्यान रखिएगा, एक होते हैं क्या, विकासशील, जो अभी विकास करने के चरण में है। दूसरा, विकासशील से आगे बढ़ गए हैं, कम विकसित हुए हैं अभी, लेकिन विकसित होने, पूरे विकसित होने के कगार पर है। तीसरे कौन होते हैं, विकसित, जो पूरे तरह विकसित हो चुके हैं और डेवलप्ड हो चुके हैं, उनके पास किसी संसाधन की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है ना, सभी लोग अमीर है वहां। तो जो कम विकसित देश हैं और तानाशाही है वहां पे, और दूसरे बगल में कौन, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं जो कम विकसित हैं, ऐसे समझिए। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश जो कम विकसित हैं और तानाशाही वाले जो कम विकसित हैं, अगर दोनों में आप तुलना कर दें तो दोनों के बीच का अंतर कितना मिलेगा, नगण्य मिलेगा, शून्य मिलेगा। मतलब नगण्य मतलब शून्य होता है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अंतर, कुछ अंतर है ही नहीं, दोनों बराबर हो जाते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में तब तो लोकतंत्र ही बेहतर हुआ ना। पर हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद, कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े, है ना। तो उम्मीद तो करना ही चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इस मामले में, जहां पे दोनों कम विकसित हैं, वहां पे तानाशाही से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पिछड़े और उनसे आर्थिक रूप से आगे निकल जाए आर्थिक तरक्की में। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में, ध्यान रखिएगा, जो तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देश हैं उनके आर्थिक विकास दर में, विकास दर क्या होता है, जो डेवलप करने का रेट होता है, भैया 5% के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, 6% के हिसाब से, तो उसको विकास दर बोलते हैं। तो विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया, यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है, उसको पढ़ लेते हैं। इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज उठा सकते हैं? विश्व के
धन में अपने हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करे। ठीक है, तो इस बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से 2006 के बीच में दिखा रहा है। धनी क्या हुआ था, और धनी बॉडी बिल्डर हो गया, गरीब देखिए धनी के पास इतना वेल्थ है, बीच में कौन आ रहा है, मिडिल क्लास, और उसके बाद गरीब सबसे निचले पायदान पर है ना जी। तो ये चीजें हैं। आगे देखिए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या है, ध्यान समझिए। अगला अगला टॉपिक क्या है, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। तो आर्थिक अर्थात क्या, धन से संबंधित, धन के मामले में कितनी तरक्की की है लोकतांत्रिक देशों ने। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। भावपूर्ण मतलब भैया लोकतंत्र को बड़ा अच्छा समझते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ आज़ादी है, हमारे यहाँ अधिकार मिले हैं बहुत सारे संवैधानिक रूप से, हमारे यहाँ निर्णय लेने से पहले बहुत उस पर बहसें होती हैं। तो भाव इससे जुड़ा हुआ है, एक लगाव जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको आप सैद्धांतिक रूप से सही मानते हैं, नैतिक रूप से सही मानते हैं, आप इसको मानते हैं कि जनता की सरकार है, तो भावनात्मक रूप से तो जुड़े ही हुए हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क क्या होते हैं, बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने बताया क्यों होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है, नैतिकता से है, सिद्धांतों से है, आवश्यकताओं से है ना, लोगों से है, आम जनता से है। इन तर्कों के, ध्यान दीजिएगा, इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीकों से नहीं निपटाया जा सकता। बिल्कुल, जब चीजें साधारण नहीं है, जब चीजें नैतिक रूप से सही होती है, सैद्धांतिक रूप से सही होती है, तो इसको मामूली बहस से नहीं खत्म कर सकते, है ना। आपको कई सारे उनके पैमानों पर आपको ध्यान देना होगा, कई सारे आधारों पर ध्यान देना होगा। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। बिल्कुल बहस तो होनी चाहिए। लोकतंत्र जो है उसकी आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। किसके बारे में, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में बहस की जा सकती है, वही तो कर रहे हैं। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं, अध्येताओं मतलब अध्ययन करने वाले लोगों, जो उस विषय को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण अर्थात सबूत इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं क्या, कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। समझ में आया कि जो अध्ययन करने वाले लोकतंत्र के विषय में जो विद्वान हैं, उन्होंने सावधानी पूर्वक ऐसे सबूत, ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का जो है वो क्या, आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता का कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शे में ऐसे कुछ प्रमाण दिए गए हैं, तो उन चार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए आप बोलता है चार्ट एक बताता है, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर चार्ट को देख लेंगे। चार्ट एक बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, वो तो हम पहले ही पढ़े हैं। लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं, जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं, तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। अर्थात वैसे देशों में जहां लोकतंत्र है वो गरीब है, और वैसे देश जहां तानाशाही और वो गरीब है, तो दोनों देशों की तुलना करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड क्या होता है, लोकतांत्रिक देशों का रिकॉर्ड क्या होता है, बेहतर हो जाता है। या ऐसे समझिए कि दोनों के बीच में अंतर लगभग खत्म हो जाता है, दोनों लगभग समान विकसित हैं आर्थिक रूप से। चार्ट दो बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों, ध्यान रखिएगा, ऊपरी 20% लोगों का ही राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए आप, जैसे मैं एक लाइन बनाता हूं, एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए मैं एक लाइन बनाता हूं, ये एक लाइन हो गया, ठीक है, थोड़ा इसको गहरा कर लेता हूं ना जी। चलिए छोड़िए इसको, ये देखिए अब इसको मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, एक सेकंड। ये हुआ हमारे पास एक आंकड़ा, ठीक है, ये हुआ 20%, 40, 60, 80 और नीचे का 100। ऐसे समझिए कि जो 20% लोग जो ऊपर के हैं, ये 20% लोग जो हैं, इनके पास 60% टोटल धन का है, समझ रहे बात को। और जो नीचे के लोग क्या हैं, गरीब हैं समझिए, तो 20% लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास मात्र 3% धन है। तो समझिए कि क्या अंतर है, क्या अंतर आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। जो 20% लोग ऊपर के जो अमीर हैं, बहुत अमीर में आते हैं, उनके पास पूरे देश का 60% धन है। ब्राजील में कितना है, 60% धन है उनके पास, 60% धन है। और नीचे के जो 20% गरीब लोग हैं, जनसंख्या इतनी है, दोनों जनसंख्या देखिए समान हो गया,
लेकिन इनके पास मात्र 3% धन है, तो यहाँ गरीबी किस लेवल का होगा समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये डाटा बता रहा था आपको। वैसे मैं मैप में समझा दूंगा, आप देखिए नीचे चार्ट दिया होगा। अब देखिए आगे कहता है डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाएंगे। ठीक है, आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। अगर ठीक है, अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा। देखिए गरीबी को आधार मान लीजिए, अगर आमदनी के समान वितरण को आधार मान लीजिए, तो आमदनी के समान वितरण को आधार नहीं माना जा सकता है ना। हर काम के लिए समान वितरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे में समझिए कि कोई फ्लाइट उड़ाता है, कोई रिक्शा चलाता है, दोनों को अगर सैलरी समान हो जाए तो ऐसे में तो रिक्शा फैक्ट्री कोई हवाई जहाज उड़ाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें तो खतरे अधिक है। तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, इस आधार पर हो सकता है कि एक ही काम को करने वाले सभी लोगों का वेतन कैसा हो, समान हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इस बात को समझा जा सकता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से क्या है, उचित है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। मैं ऊपर में एक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। अब देखिए ये गरीब है, ठीक है ना। यहाँ होता है, ओ मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए। अब भाई नीचे रहेंगे नहीं, दिक्कत क्या क्या है, भूख की समस्या है, पेट भूख मिटाएं तो स्कूल जाने के पैसे नहीं है, स्कूल जाने के लिए व्यवस्था करते हैं तो सरकारी सुविधा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती है तो घर नहीं है, तो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए गरीब हैं अभी भी। ठीक है, अब तुम बताओ कोई और तरीका, ये पूछ भी रहा है। ठीक है, आगे देखिए ये चार्ट है। ठीक है, बहुत सा चार्ट है। चार्ट वन में क्या दिखता है, देखिए सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और सभी तानाशाही वाला में। ठीक है, दोनों में अंतर देखिए क्या है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आएगा क्या, कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं, सॉरी जो तानाशाही व्यवस्था वाले देश हैं, वो थोड़े आगे निकल जा रहे हैं, है ना जी। वहीं आप जब देखेंगे तानाशाही वाले गरीब देश और लोकतंत्र वाले गरीब देश, तो दोनों के बीच अंतर क्या है, बिल्कुल 9 के बराबर, बहुत थोड़ा अंतर है जिसका अंतर ना माना जाएगा। ठीक है, ये जहां से स्रोत लिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है, कहां से ये डाटा लिया गया है। ठीक है, चार्ट 2 में देखिए चुने हुए देशों की आय की असमानता। दक्षिण अफ्रीका में देखिए ऊपर के 20% लोगों के पास और नीचे के 20%। ये जो बनाए थे ना डाटा, ध्यान रखिएगा, इसमें आप पांच पांच हिस्से कर दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 20% लोग यहाँ रह रहे हैं, 20% यहाँ, 20% यहाँ और 20% यहाँ, 20% यहाँ। ये टोटल कितने हो गए, 20, 25, 100, 100% लोग हो गए। अब ये 20% के पास कितना है, देखिए दक्षिण अफ्रीका में कितना, दक्षिण अफ्रीका में 20% लोगों के पास 64.8% धन है, और नीचे के जो 20% लोग हैं उनके पास मात्र 2.9% धन है। तो ऐसे में समझिए कि वहाँ स्थिति क्या होगी, वहाँ गरीब और गरीब है ना जी। वहीं आप हंगरी और डेनमार्क की स्थिति देखेंगे तो यहाँ कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, यहाँ कुछ हद तक ठीक है, 34% लोगों के पास 20% धन है, और नीचे के जो 10% 20% लोग हैं उनके पास 10% धन है, तो यहाँ स्थिति ठीक है। ये डाटा को आप थोड़ा माइंड एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से याद रहेगा। और सबसे ज्यादा और सबसे कम याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थिति कहाँ खराब है, सबसे ज्यादा स्थिति कहाँ खराब है, सबसे ज्यादा स्थिति खराब है ब्राजील में। देखिए ब्राजील में 2.6% जो धन है वो नीचे के 20% लोगों के पास है, तो वहां स्थिति और बद से बदतर है ना। जो नीचे के लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। असमानता और गरीबी में कमी देखिए क्या है, असमानता और गरीबी में कमी। देखिए असमानता क्या होता है ये आपको पता है, कि समान न होना। तो समाज में क्या समानता है, देखिए नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से तो है, पर आर्थिक रूप की बात हो रही है तो नहीं है भाई। और गरीबियों में कमी आई है, गरीबी में क्या क्या गरीबी में कमी आई है, तो आई भी है और नहीं भी आई है, दोनों डाटा है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है क्या, कि आर्थिक विकास अर्थात आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्क संगत लगता है, मतलब ठीक लगता है, सही लगता है, सही बात लगता है। क्या बात, किस बात की उम्मीद रखना सही लगता है, तो कहता है क्या, किस बात की, कि वे आर्थिक असमानताओं को कम करेगी। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक सरकार से लोकतंत्र में यह उम्मीद की जाती है कि जो आर्थिक असमानता है, गरीबों और अमीरों के बीच में जो दूरी है, अर्थात जो गरीब जो बहुत गरीब है और जो बहुत अमीर है उनके बीच की दूरी कम हो, अर्थात गरीब थोड़ा और अमीर हो, और अमीरों के पास तो धन रहेगा ही रहेगा भाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दूरी कम होगी, गरीब अमीर होता चला जाए। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो, तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह से हो पाता है, ध्यान समझिएगा। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो, है ना, तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह से हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। सही से आमदनी का वितरण कहाँ हो पाता है, कैसे कैसे हो पाता है,
कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले। बिल्कुल सबको बराबर लाभ नहीं मिल पाता है। सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके, बिल्कुल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि अर्थात आर्थिक विकास, धन का विकास और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ-साथ होता है? देखिए प्रश्न कितना जटिल प्रश्न कर रहा है आपसे कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक सरकार वाली देश है, ऐसे समझिए कि उन देशों में ये कह रहा है कि उन देशों में जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता मतलब कि भैया धन के मामले में कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गमीर है, गरीब है, तो ये जो असमानता है, क्या ये साथ बढ़ रही है? और जो आर्थिक विकास हो रहा है, क्या ये भी बढ़ रहा है? मतलब लोग क्या अमीर बन रहे हैं उस देश में? तो हाँ, दोनों साथ-साथ होता है। दोनों साथ-साथ होता है। लोग अमीर एक तरफ होते जाते हैं, वहीं जो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, वो पैसे वाले और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब रह जाता है। क्या लोकतंत्र ध्यान दीजिएगा, क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं आप कि 100% तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? अब देखिए गरीब है, देखिए गरीब है, गरीब कैसे है? मोटा होने से नहीं समझिएगा। ऐसे समझिए कि देखिए फटा हुआ कपड़े पहना हुआ है ना जी, देख रहे हैं सिले हुए पहना हुआ है, फटा हुआ कपड़ा सिल्क का पहना है किस तरह से, और इसके मुंह पर भी सिलाई कर दिया गया है कि भैया तुम अपनी आवाज हम तक नहीं पहुंचा सकते हो। गरीब की आवाज ऐसे दब जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे कहता है ध्यान समझिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। मतलब लोकतंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि राजनीतिक रूप से सभी क्या है, समान है, समान नागरिक हैं, नेता लोगों को समान अधिकार मिला, नागरिकों को समान अधिकार मिला, अफसरों को समान अधिकार मिला, इस तरह से अधिकार मिले हुए हैं। प्रतिनिधियों अर्थात नेताओं के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, बिल्कुल होता है। हर व्यक्ति के वोट का वजन कितना होता है? एक तो बराबर हुआ ना। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मतलब आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की दूरी और क्या होती है, बढ़ती है। अमीर और अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। मुट्ठी भर धन कुबेर, मुट्ठी भर धन कुबेर मतलब कि बहुत से कम लोग हैं ऐसे इनके जिनके पास देश का ज्यादातर धन होता है। जैसे है ना हम अपने देश में अंबानी, अडानी, टाटा और भी बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है? तो मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पा जाते हैं। मतलब उनको जितना मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा मिल जाता है। इतना ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। मतलब वो और अमीर होते चले गए हैं। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। ठीक है? ये तो पता ही है आपको। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें, ये सब कैसी ज़रूरतें होती हैं? भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, ये इसके बिना काम नहीं चल सकता है। ये लोगों के बेसिक नीड है, इसीलिए इनको बुनियादी ज़रूरत कहा जाता है। तो इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में भी इनको क्या आती है? मुश्किल आती है, समस्याएँ आती हैं। ठीक है? वास्तविक जीवन में वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। तो लोकतंत्र पर क्या लगे? आरोप लगे। जब हमने परिणामों को समझने का प्रयास किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बच्चे आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। सफलता मिली है नो डाउट, गरीबी कम हुई है, लेकिन ज़्यादा सफल जितना होना चाहिए उतनी नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हमारे मतदाताओं ने में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, बिल्कुल यही बात है। गरीब ज़्यादा है मतदाता, वोट देने वाले लोगों में गरीबों की संख्या ज़्यादा। इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। मतलब गरीबों के वोट से हाथ धोना नहीं चाहेगी। गरीबों के वोट उनसे निकल जाए उनके हाथ से, वो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें अर्थात लोकतंत्र में जो सरकारें चुन कर आती हैं वो गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती। मतलब यह नहीं दिखता उनमें कि जो सरकारें उन गरीबों के वोट देने के माध्यम से चुन के आई हैं वो गरीबों के लिए सही से नियम बना रही हैं, उन गरीबों के लिए तत्पर हैं, उन गरीबों पर ध्यान दे रही हैं। ऐसा नहीं लगता है जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। मतलब जितना आपको उम्मीद रहता है कि ये गरीबों के लिए काम करेगी, उतना यह नहीं कर पाती है। कुछ अन्य देशों में ध्यान दीजिएगा, कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज़्यादा खराब हैं। जैसे बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है।
अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति मतलब खाने वाले जो भोजन होते हैं उनकी आपूर्ति के लिए उनका उपाय करने के लिए उनको पूरा करने के लिए अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। ये स्थिति हो गई है। समझ में आया आपको? आगे देखिए क्या कहता है। देखिए ये एक चित्र है। इस चित्र में देखिए क्या दिखता है आपको कि 50% लोग क्या है, देखिए यहाँ फटा वगैरह बना हुआ है ना, गरीब है ये। तो 50% लोग ऐसे जो गरीब हैं उन 50% के पास मात्र एक छोटा सा स्लाइस आया है और बचा हुआ शेष विश्व का सारा धन किसके पास है? इन 2% मुट्ठी भर अमीरों के पास है। ये इस तस्वीर को दिखाता हुआ है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, अगला क्या है? सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। कहता है जो समाज में विविधता है ना उसमें सामंजस्य बैठाना लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक रहा है और लोकतंत्र कितना सफल हो पाया है ये हम देखेंगे। ठीक है। अब समाज में विविधता मतलब क्या होती है? देखिए समाज तो पता ही है आपको, जो सोसाइटी है हमारा, इसमें विविधता होती है क्या? डिफरेंस होता है क्या? अंतर होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक समाज दूसरे समाज से थोड़ा बहुत भिन्न होता है, परंपराओं के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, पहनावा, खान पान, बोली, भाषा, हर आधार पर विविधता होती है इनमें। और इसमें सामंजस्य बैठाना मतलब एक रूपता बैठाना कि ये जो विविधतापूर्ण लोग हैं, ये विविधतापूर्ण समाज है, ये इनमें मिल करके एकता की भावना पन पाना, ये एक टफ कार्य है, मुश्किल कार्य है। क्या लोकतंत्र इससे सफल हो पाया है? आइए देखते हैं। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? पहला प्रश्न। शांति और सद्भाव मतलब प्रेम पूर्वक शांति से क्या साथ में जीने में लोग जी सके, ऐसा सहायता करने में, ऐसे जीने देने में लोकतांत्रिक सरकार क्या समर्थन दे पाई है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या समर्थन दे पाई है, अपना सहायता कर पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है, बिल्कुल उचित है। क्या उचित है? कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी लोगों का, है ना, जहाँ सभी शांति से प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ जी सके, ऐसा जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया है, क्या पाया है? कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। मतलब इससे पहले हमने पढ़ा है, ये जाना है कि लोकतंत्र सरकार शासन व्यवस्था जो है किस प्रकार समाज में जो विभाजन हो रखा है, जो विविधता है, जो बंटवारा हो रखा है, उसको दूर करती है और लोगों में एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। हमने पहले अध्याय में देखा था कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं की, इच्छाओं की, उम्मीदों के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था। सामंजस्य स्थापित करना मतलब समान ला देना, सबको प्रसन्न कर देना, सबको खुश कर देना, सामंजस्य स्थापित कर देना, बराबरी स्थापित कर देना। तो हमने देखा था ना बेल्जियम में ये चीजें कि वहाँ दो किस प्रकार फ्रेंच और डच भाषी लोग थे और जर्मन भाषी लोग थे। इन तीनों को किस प्रकार, तीनों को सरकार में हिस्सेदारी देते हुए सरकार को बेहतर ढंग से स्थापित किया गया था, जिससे जनता प्रसन्न थी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आम तौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। अर्थात लोकतंत्र में ये गुण होता है, ये क्वालिटी होती है कि उसके अंदर जो प्रतिद्वंदिता है, जो प्रतियोगिता है, जो आपस में मतभेद है, जो द्वंद्व है, किसी बात को लेकर मतभेद है, टकराव की स्थिति है, उसको संभालना किस प्रकार है, ये लोकतंत्र में अपने आप, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये तरीका अपने आप विकसित होता चला जाता है। क्योंकि बातचीत वो माध्यम होता है ना। और सबके अधिकारों का, सबके इच्छाओं का सम्मान भी लोकतंत्र में रखा जाता है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा अपने आप कम हो जाता है। जब बातचीत समस्याएं सुलझ जाएंगी तो हिंसा का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, ये तो पता ही है आपको। ये कोई भी समाज हो, उसके भीतर जितने भी टकराव के कारण हो, उन सभी कारणों को समाप्त कर पाएगा क्या? और भी अस्थायी रूप से संभव ही नहीं है, क्योंकि समस्याएं तो पैदा होती हैं, खत्म कैसे कीजिएगा? जो चीजें पैदा होती हैं उनको सुलझाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, है ना जी? क्योंकि आप खत्म कर देंगे फिर वो पैदा ले लेगा। समाज में टकराव तो होता ही रहता है, पर हम इन अंतरों को और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। मतलब जो समाज में जो टकराव के कारण है, जो भिन्नता है, जो अंतर है, उन अंतरों का सम्मान करना सीख जाएंगे तो समझिए कि टकराव की नौबत ही नहीं आएगी। समझ में आया? कि हम दूसरे की बातों का, दूसरे के धर्म का, दूसरे की भाषा का, दूसरे की जो भी चीज है उसका सम्मान करना सीख जाएं, दूसरे के विचारों का, तो टकराव की नौबत ही नहीं आएगी।
और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं, है ना। अगर इनके बीच टकराव अगर की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो भैया बातचीत करो और बातचीत से समस्याओं को सुलझा लो। ये तरीका विकसित कर सकते हैं किसमें, लोकतंत्र में। यहाँ देखिए बच्चा क्या कहता है, आपके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र में इस बात का पक्का इंतजाम होता है कि लोग एक दूसरे का सिर न फोड़े। नहीं जी, ऐसा थोड़ी है, पक्का इंतजाम थोड़ी होता है। यह तो सद्भाव की स्थिति नहीं हुई। क्या हम इतने भर से संतोष कर ले? विकल्प क्या है, संतोष फिलहाल करना पड़ेगा, लेकिन बेहतरी के लिए कार्य चल रहा है बच्चे। ठीक है, बेहतर नियम बन सके इसके लिए कार्य चल रहा है। सर तो फोड़ते ही हैं लोकतंत्र में भी लोग एक दूसरे का, है ना जी। कभी जमीन जायदाद के लिए, कभी धन के लिए, कभी किसी अलग कार्य के लिए, कभी बहस हो जाती है उसके लिए, लेकिन फिर भी लोकतंत्र बेहतर है। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। किस काम के लिए? बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझा लेने के लिए, ताकि टकराव की स्थिति पैदा न हो और समाज में सामंजस्य बना रहे। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है। अगर जहां पे गैर लोकतांत्रिक सरकार है, जहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहां ये देखने को मिलता है कि अगर समाज में किसी प्रकार का मतभेद होता है, किसी प्रकार की टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सरकार कहती है मेरा समस्या थोड़ी है, सुलझाए अपना सब। तो मुंह फेर लेती है सरकार। उनको मतलब ही नहीं होता है कि भाई किस कारण समस्या आ रही है, या उन्हें दबाने की कोशिश करती है ना, कि सरकार कहती है कि चुप हो जाओ, किसी का नहीं सुनना है हमको, दोनों चुप हो जाओ। इस प्रकार सामाजिक जो अंतर है, अर्थात समाज में जो अंतर है, विभाजन और टकरावों का संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। अर्थात समाज में जो बंटवारा हो रखा है, समाज में जो अंतर है उनको, और समाज में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है उनको संभालने के लिए निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, तत्पर है और संभाल भी लेती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्पेशल गुण है, विशेष गुण है। ठीक है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है। श्रीलंका पढ़े थे ना कहानी अब श्रीलंका का पहले चैप्टर में, कि श्रीलंका में किस प्रकार मतभेद पैदा हो गए थे सिंगली भाषा और वहां के तमिल भाषी लोगों के बीच में। सरकार के लिए गए निर्णयों से दोनों जो है समुदाय नाखुश थे, है ना। दोनों नहीं, सिर्फ एक समुदाय आया था जिसमें तमिल समुदाय था। तो ये इस बात की याद दिलाता है श्रीलंका की कहानी कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होगा। कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार है वो दो शर्त को पूरा करे, तो इस तरह की जो समस्याएं जो श्रीलंका में जन्म हुई थी, पहले चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उस तरह की समस्याएं, उस तरह की टकराव की नौबत आएगी नहीं। क्या है वो, देखो। तो कहता है क्या, देखिए कि यह गौर करना जरूरी है, मतलब इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। अर्थात लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि समाज में जिस जो बहुमत मिला है, ठीक है ना, तो सिर्फ बहुमत के आधार पर शासन किया जाए। नहीं, जो अल्पमत में है उनकी ही बात सुनी जाए। ध्यान रखिएगा, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। मतलब कमजोरों को हम ताकतवर को हमेशा कमजोरों का क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, किनके साथ, जो अल्पमत में है सबके साथ मिलकर, तभी सरकार जो है जन समान की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। अर्थात जो जनता है उस जनता की इच्छाओं का सरकार क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी, उन इच्छाओं को पूरा कर पाएगी। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती, ये बनती बिगड़ती रहती है। कभी कोई समाज बहुमत में होता है, कभी कोई समाज अल्पमत में होता है। यह भी समझना, दूसरा बात यह है, देखिए यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल, नस्ल अर्थात क्या होता है, धर्म तो पता ही है आपको। नस्ल अर्थात होता है क्या, नस्ल अर्थात होता है, जैसे ऐसे समझिए कि कोई भारतीय नस्ल का है, कोई अमेरिकी नस्ल का है, वहां ऐसे इस तरह से होता है नस्ल का। अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं, ध्यान रखिएगा, होता। बहुमत के शासन का मतलब क्या होता है, तो बहुमत के शासन का मतलब होता है हर फैसले या चुनाव में, हर निर्णय लेने में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, मतलब समूह में निर्णय कर सकते हैं, या बहुमत में हो सकते हैं, मतलब मिलकर निर्णय करे। लोकतंत्र सब तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर, मतलब मौके पर बहुमत का हिस्सा बनने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। तो भैया लोकतंत्र में देखते हैं ना आप जी कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार मिल रहा है। मतलब अगर इनके चुने गए प्रतिनिधि या नेता कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें क्या है, आम जनता का है, प्रत्येक नागरिक का उसमें भागीदारी है, क्योंकि उसने वोट दिया है।
अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, ध्यान रखिएगा, किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता, अर्थात एक जैसा नहीं रह सकता। फिर विरोध की भावना उत्पन्न होती है ना जी? क्लियर है? वाह, बधाइयाँ। चलिए चैप्टर क्लोज हो, जल्दी ही क्लोज होगा। संघर्ष देखिए, अब देखिए ये समाज के दो हिस्से हैं, है ना जी? और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। तो ये संघर्ष इस प्रकार का देखने को मिलता है। हेल मेल देखिए कि समाज में जो है किस तरह लोकतंत्र को बेहतर आपस में मिला जुला शासन व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है सरकार के द्वारा। नागरिकों की गरिमा और आजादी, आखिरी टॉपिक है शायद, आप देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र की स्थापना का एक ये भी कारण है कि नागरिकों की जो है, अर्थात जनता की जो है, जो नागरिक होते हैं देश के, उनकी गरिमा, उनके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उनकी आजादी, उनकी स्वतंत्रता की बात हो, है ना? तो इसके लिए क्या कहता है कि व्यक्ति की गरिमा, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की गरिमा अर्थात उनका सम्मान, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा के बाद विषय में और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। बिल्कुल, लोकतंत्र में यही बात तो है, हम कि खुल के हम जीते हैं, हमारा एक मान सम्मान है, एक प्रतिष्ठा है, हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई अगर बाधा पहुंचाएगा तो हम सरकार के द्वारा उससे सहायता मांग सकते हैं, और उस व्यक्ति को जो हमारे मान सम्मान और हमारी आजादी को भंग कर रहा है, उसको हम उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवा सकते हैं, उसको दंड दिला सकते हैं। तो ये तो हमको लोकतंत्र में मिलता है। और ये अन्य जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस मामले में, गरिमा और आजादी के मामले में आगे निकल जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है, ध्यान रखिएगा। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है, क्या लगता है, कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। तो जब आप सम्मान का व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हैं, तभी तो आपका विरोध करता है। गरिमा और आजादी अर्थात सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह, सम्मान और स्वतंत्रता की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र में यह लोगों को मिला हुआ है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं, किस चीज को, कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर, है ना, सिद्धांत के तौर पर तो जरूर मानती है कि लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्रता और आजादी मिली हुई है। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है, ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। कई बार देखा गया है ऐसा कि लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान ही करेगी, यह जरूरी नहीं है। फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हुए हैं, है ना? कि जो समाज हमेशा बहुत समय तक गुलाम रहा हो, उसको जब स्वतंत्रता मिल भी जाती है, आज़ादी मिल भी जाती है, समानता मिल भी जाती है, फिर भी उसको जल्दी विश्वास नहीं होता है कि क्या सच में यह चीज मिला हुआ चीज है, ये हमें मिल गया है। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण ले लीजिए। स्त्रियों को पहले स्वतंत्रता नहीं थी, उतनी उतनी समानता नहीं थी, उनकी आजादी नहीं थी। अब जब मिल गया है तो दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। यही पता है आपको कि दुनिया के जो अधिकांश समाज है वो कौन से समाज है? वो पुरुष प्रधान समाज है। हाँ, कुछ जगह है स्त्री प्रधान समाज, जैसे अपने भारत में ही देख लेंगे, मणिपुर वगैरह में कुछ आदिवासी समुदाय है, वहाँ स्त्रियां जो है बारात लेकर जाती हैं और विवाह करके साथ में लड़कों को लाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वहाँ व्यवस्था है। लेकिन और वहाँ पे इसीलिए लोग वहाँ पे, आपको बता दें, एक मेन बात बता देते हैं आपको हम, कि वहाँ की जो जब सर्वे कराया गया तो पूरे भारत में लोगों ने कहा, अधिकतर लोगों ने कहा कि हमें पुत्र चाहिए, लड़का चाहिए, क्योंकि वो हमारे संपत्ति का वारिस होता है, विवाह करके किसी स्त्री को हमारे घर लाता है, जो हमारा घर चलाती है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ के जब लोगों से सर्वे कराया गया तो वहाँ पे 95% लोगों ने क्या कहा कि हमें भैया लड़की चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लड़की जाती है विवाह करती है और लड़के को हमारे यहाँ लाती है, जो हमारे यहाँ रहता है। दूसरा कि वहाँ पे संपत्ति का अधिकार माँ के बाद फिर उसकी पुत्री को होता है। तो देखिए आंकड़ा कैसे बदल रहा है, देख रहे हैं ना आंकड़ा किस प्रकार चेंज हो रहा है। कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है कि पुत्र जो है वो जाता है विवाह करके लाता है, पुत्र का ही संपत्ति पर अधिकार होता है। तो भैया पुत्र प्रधान मता वही पुत्र कल को पिता बनेगा तो पिता पितृ प्रधान हो जाएगा, मतलब पितृ प्रधान समाज बन जाएगा। तो सब कुछ जो है ना निर्णय पर आधारित होता है। महिलाओं के लंबे संघर्ष, महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया है अपने अधिकारों को लेकर के, तो उनके लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है क्या, कि महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। अर्थात जहां भी लोकतंत्र है वहां महिलाओं के साथ उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात होनी चाहिए और उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और देखिए क्या आता है, और आज अगर कहीं यह हालत है, कौन सी हालत,
कि लोग महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है, तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। अर्थात आज आप देखते हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को हमेशा से बराबरी का ही अधिकार मिला है, सम्मान का अधिकार मिला, सम्मान मिला है बराबर का, ऐसा नहीं हुआ था। लोकतांत्रिक सरकार के आने से इस तरह की चीजें सफल हो पाई हैं। बहरहाल, एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया हो, नैतिक रूप से यह मान लिया गया हो, क्या स्वीकार कर लिया गया हो, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से, अर्थात कानूनी रूप से और सही तरीके से, नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं, जो उनके प्रति गलत मान्यता है, देखिए किसी समाज में किसी भी चीज के प्रति जो मान्यताएं होती है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। सिर्फ सही सही नहीं होता है, सिर्फ गलत गलत नहीं होता है। चाहे महिलाओं के लिए हो जाए, किसी धर्म के मामले में हो जाए, किसी व्यक्ति के विषय में हो जाए, या फिर किसी देश के विषय में हो जाए, सभी मान्यताएं सही नहीं हो सकती है। तो जो गलत मान्यताएं थी ना, उनका विरोध किया गया है, ठीक है। और अब जो गलत मान्यताएं हैं महिलाओं के प्रति, उन मान्यताओं और उन व्यवहारों, जो गलत व्यवहार होते हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करना अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आसान हो गया है, ठीक है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, ये बहुत मुश्किल है भैया। वहां तो महिलाओं के साथ बहुत बुरी स्थिति होती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे ना, इराक, सीरिया वगैरह जो, या फिर सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे जहाँ गैर अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ पुरुष जो निर्णय करते हैं वही मानना होता है महिलाओं को भी। तो यह बात संभव न थी, कहाँ पे, अलोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी है ही नहीं, और गरिमा तो न वैधानिक रूप से मान्य है, मतलब न कानूनी रूप से लोगों को सम्मान मिलता है, और न नैतिक रूप से, मतलब जो नैतिक रूप से क्या है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, सही बात तो यही है ना जी। लेकिन वहां वो भी नहीं है, कहाँ पे, अलोकतांत्रिक देशों में। इससे यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है, कि कई बार जो पहले से बातें चली आ रही थी कि कुछ जातियों को अधिक अधिकार मिले थे, कुछ जातियों को कम अधिकार मिला हुआ था। जब लोकतांत्रिक सरकारें आई तो समानता स्थापित कर दी, जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो सबको समान अधिकार दे दिया गया, ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को क्या दिया, बल दिया। ये बताया अभी हमको, हम आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। हालांकि ये बहुत कम है, कि तुके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये देखने को मिलते हैं। पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता, मतलब कानून जो है इनको समर्थन नहीं देता है इस भेदभाव को, या नैतिकता से अगर देखें सही जो है वो नैतिकता के आधार पर देखेंगे तो ये भी सही नहीं है। जाति जो है हमारे समाज के लिए कोड है, समझ रहे हैं ना, कोड है। अ, हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये चाहिए कि देश में या किसी भी देश में 2 जातियाँ होनी चाहिए। जाति तो बिल्कुल सही है, देखिए किस कैसी जाति होनी चाहिए? एक अमीर, दूसरा गरीब, कितना बढ़िया हो जाएगा। अमीरों को सरकार जो है विशेष जो बुनियादी सुविधाएँ होती हैं, जैसे शिक्षा, आवास वगैरह, या फिर आपको स्वास्थ्य सुविधाएँ, ये सब अमीरों को उपलब्ध ना कराएँ। अमीरों के पास पैसे हैं, वो खुद स्वयं ले लेंगे। गरीबों को सारे उपलब्ध करा दें, गरीबी आधारित, सरकार को आरक्षण देना है, गरीबी आधारित दे। अमीरों को क्यों व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। तो 2 जातियाँ होगी, दूसरा सबके नाम से टाइटल निकाल दे, किसी नाम में टाइटल ना रहे। दूसरा, किसी से जाति ना पूछा जाए, ना कोई जाति अपनी बताएगा, और अगले 20-30 सालों में क्या होगा, जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन सरकार को खुद जो है इन जातिगत लोगों को जाति के आधार पर अपना सबको फायदा हो रहा है, सब मुंह बंद कर रखे हैं। तो जातिगत चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार भी जो नेता होते हैं वो जाति के आधार पर वोट लेते हैं, तो जाति को और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसी से उनका गेम चलता है, खेल चलता है। तो समाज बेहतर होने के बजाय और बद से बदतर होता जा रहा है, ठीक है। समाज में जाति की जो है उसका समाप्त होना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और इसका तरीका सिर्फ आर्थिक तो हो ही नहीं सकता कि आर्थिक आधार पर आप अच्छे हो जाएंगे। आज देखिएगा जो आर्थिक आधार पर समाज में अच्छे होते जा रहे हैं और संपन्न होते जा रहे हैं, वो अपनी जाति वाली शब्दों को, जाति सूचक शब्दों को अपने गाड़ियों पर लिखवा करके बखूबी घूमते हैं, है ना, अपने टाइटल में लगाते हैं। तो इससे तो बढ़ावा मिल रहा है, और अगर आर्थिक रूप से बेहतर हो रहे हैं तो इससे बढ़ावा मिल रहा है। खैर तो छोड़िए, लेकिन आपको ये चीज़ जानना होगा कि आप जो विद्यार्थी मेरे पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, कि जातिगत चीज़ों का भी बढ़ावा ना दें, इससे दूर रहने का प्रयास करें, है ना? व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से होना चाहिए, उसके क्रियाकलापों से होना चाहिए। हर व्यक्ति अब अनेक गुणों के साथ पैदा होता है, ठीक है? संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। कौन से एहसास? लोकतांत्रिक सरकार में सभी समान है, सबको समान अधिकार है। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार
भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, लोकतंत्र की एक खासियत है, क्या खासियत है कि इसकी जांच परख होती है और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है, हर 5 साल बाद एग्जाम देना होता है। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है ना? मतलब लोकसभा में भी तो प्रश्न पूछा जाता है सरकार से कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं, है ना जी? लालच तो बढ़ता चल जाता है। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम करवाना चाहते हैं, मतलब लोकतंत्र अच्छा काम करके दे उनके लिए। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं, अब देखिए आपने लोकतंत्र से, आप नागरिक हैं, आपने लोकतंत्र से अधिक उम्मीद लगा दिया है, लोकतंत्र काम करके दे रही है अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं कि और अच्छा काम करके दे। और जब आपसे कोई पूछेगा कि लोकतंत्र का कामकाज कैसे चल रहा है, तो आप हमेशा क्या कहिएगा कि लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल दीजिएगा आप, कि भैया हम तो चाह रहे थे ये बदलाव हो, ये भी नहीं हो रहा है, सड़कें ठीक से और नहीं बन रही है, हमारे एरिया का नाला खराब है वो सरकार ठीक से नहीं करवा रही है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, बिजली व्यवस्था सही नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आप खोल देते हैं। हमारे यहाँ एम्स नहीं है, हमारे यहाँ हवाई अड्डे नहीं है, बहुत सारी चीजें खोल देते हैं आप। तो अपेक्षाओं उम्मीदों का पुलिंदा खोल देते हैं, पुलिंदा अर्थात वो फाइल, वो बक्सा खोल देते हैं आप, और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। अंबार लगाना मतलब पहाड़ बना देते हैं शिकायतों का। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, तभी तो समाधान होने के लिए लोकतंत्र बना हुआ है। तभी तो नेता आएंगे उन समस्याओं को समाधान करने के लिए, आपको 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 आपसे ये वादा करेंगे कि हम इन सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, हमको वोट दीजिए। आप उनको वोट दीजिएगा, सरकार बनेगी, फिर समस्याएं सुलझेंगी, फिर से नई समस्याओं का जन्म होगा। तो ये लगा रहता है और यही कारण है कि लोकतंत्र भी बना रहता है। समझ रहे हैं बात को ना? तो सरकार भी कभी नहीं चाहेगी, कोई भी नेता ये नहीं चाहता है कि आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएं। अगर सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी तो फिर वोट वो किस बात के लिए मांगेंगे आपको? तो इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं, और वे सत्ता में बैठे लोगों, सरकार में बैठे लोगों के काम काज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। मतलब सरकार जो काम काज करती है उसमें भी चेक करते हैं, वो ध्यान देते हैं कि काम ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो बुराई भी करते हैं, आलोचना मतलब बुराई होता है, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। बुराई करते हुए उसके और सही चीजों को भी समझते हुए क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं उनका। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता ही है, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र के कामकाज से अगर लोग असंतोष है, कहीं ना कहीं असंतोष मतलब संतुष्ट नहीं है, लोग प्रसन्न नहीं है, लोग खुश नहीं है लोकतंत्र के कामकाज से, तो लोग लोकतंत्र की सफलता को बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि, साथ ही वो लोकतंत्र में जो कमियां हैं उसको भी गिनाएंगे। साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है कि लोग जो हैं अब जनता थे लेकिन अब नागरिक बन गए हैं, क्योंकि नागरिक ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत होता है, नागरिक ही अपने अधिकारों के प्रति प्रश्न करता है, नागरिक ही सरकार से पूछता है कि हमारे अधिकारों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर लोग नागरिक बन रहे हैं, लोग अगर प्रजा से नागरिक बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र में हिस्सेदारी अपनी जता रहे हैं, लोकतंत्र में विश्वास जता रहे हैं, तभी तो प्रश्न कर रहे हैं। आज अधिकांश लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है। वोट मतलब उनके मत से असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। सरकार जो है अगर गलत काम करेगी तो लोग जो है क्या करेंगे, उसको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। और यह उनके अपने हितों को प्रभावित करता है। किनके हितों को? सरकार के हितों को। सरकार अगर सही से काम नहीं करेगी, जनता अगली बार वोट नहीं देगी, तो भैया सरकार फिर से दूसरी बार सरकार नहीं बन पाएगी, अर्थात जो राजनीतिक दल सरकार बना पाई है उससे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो उसका अपना हित तो प्रभावित हुआ ना। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे हमको लगता है और आगे है क्या? बिल्कुल डाटा है, देख लीजिए। हाँ, जो लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है, जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ के लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है? देखिए, ये नेपाल में 75 दिखा रहा है ना सबसे ज्यादा। इसका श्रीलंका में 65, श्रीलंका हमेशा चढ़ता है, दक्षिण एशिया में 65% लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये एक डाटा है। और ये देखिए रोजा पार्क्स, ये मैडम है, नाम है इनका रोजा पार्क्स। इन्होंने जो है ये देखिए कहाँ बैठी हुई हैं, ये देखिए ध्यान से, ये बस में बैठी हुई हैं। कहाँ बैठी हुई हैं? बस में बैठी हुई हैं। तो रोजा पार्क्स का बताया जा रहा है, ये बस में बैठी हुई हैं। और इन्होंने क्या किया था, महिला वहाँ पे अमेरिका में, ये अमेरिकी नागरिक थी, और वहाँ अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच में बसों में इस तरह सीट रिजर्व हुआ करता था, तो वहाँ पे ये अपने अधिकारों की मांग को लेकर के क्या हो गई थी, तत्पर हो गई थी, और 1 साल तक इन्होंने आंदोलन चलाया था वहाँ पे। ठीक है, अधिकारों को लेकर के। इसलिए ये क्या बोलते हैं, इनके बारे में जाना पढ़ा जाता है। यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज होता है।
रोजा पार्क्स पूछ सकता है कौन थी, तो रोजा पार्क्स अमेरिकी महिला कार्यकर्ता थी। याद रखिएगा, कई प्रश्न पूछ दे तो अमेरिकी महिला कार्यकर्ता, तो कैसी कार्यकर्ता, तो सामाजिक कार्यकर्ता थी। याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो पर क्लोज होता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। ये चैप्टर, ये एनसीईआरटी का ये जो मैंने पढ़ाया आपको, ये हर एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।